हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, मानव भूगोल के इस सेकंड पेपर में हम मानव प्रजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने मानव प्रजाति का सामान्य परिचय देखा था, साथ ही मानव प्रजातियों को किस आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है उस पर हमने बात की थी। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कुछ विद्वानों ने कुछ आधार बनाए थे, जिसके आधार पर शारीरिक लक्षणों के आधार पर हमने उनका वर्गीकरण भी देखा था। इसी की अगली कड़ी में हम एक विद्वान ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिए गए वर्गीकरण और उनके सिद्धांत की व्याख्या आज के इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को किस आधार पर विभाजित किया और कितने भाग किए, उस पर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सन 1919 में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था प्रवास कटिबंध सिद्धांत, और इस सिद्धांत में प्रजातियों का उद्भव, विकास और वितरण प्रारूप का वर्णन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रजातियों का उद्भव हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई, फिर इनका विकास हुआ और फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में वितरित होते गए। टेलर ने यह भी बताया कि सभी प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आप ध्यान में रखेंगे कि इनकी उत्पत्ति स्थल कौन सा है, मध्य एशिया। और जलवायु परिवर्तनों के कारण यहाँ से प्रजातियाँ कहाँ स्थानांतरित हुई, केंद्र से बाहर की ओर स्थानांतरित हुई। अर्थात जहाँ इनकी उत्पत्ति हुई वहाँ से बाहरी किनारों की ओर प्रस्थान कर गई, स्थानांतरित कर गई। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए टेलर महोदय ने प्रजातियों की बालों की बनावट और शिरस्सी सूचकांक, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उनके आधार पर मानव प्रजातियों को निम्न 7 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग हो गए? सबसे पहले निग्रिटो, ये पतले सिर वाली प्रजाति है। निग्रो, इनका सिर बहुत लंबा होता है। ऑस्ट्रेलोइड, ये भी लंबे सिर वाली प्रजाति है। भूमध्य सागरी या मेडिटरेनियन, ये मंझले सिर वाली प्रजाति होती है। नार्डिक भी मंझला सिर, अल्पाइन चौड़े सिर वाली, और मंगोलियन बहुत चौड़े सिर वाली। इस तरह से इन्होंने 7 प्रजातियों को विभाजित किया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले निग्रिटो, और ये सबसे पुरानी प्रजाति, अर्थात सबसे पहले इन्हीं प्रजातियों की उत्पत्ति हुई और इनका उद्भव मध्य एशिया में सबसे पहले हुआ। इन प्रजातियों की क्या विशेषता है निग्रिटो की? उन्होंने बताया कि ये नाटे कद की है, अर्थात कद इनका छोटा है। रंग चॉकलेटी से लेकर के काले रंग तक की है। नाक चौड़ी, चपटी, बाल छल्लेदार होते हैं। इनका जो जबड़ा होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, और नासिका अर्थात नाक चपटी होती है। इनका जो शिरस्सी सूचकांक होता है वो होता है 68 से 70 के मध्य। ये लोग दूरस्थ वनों अर्थात सुदूर स्थित वन क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करते हैं। वर्तमान समय में श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, युगांडा, कांगो और अंडमान निकोबार के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं और वहाँ द्वीपों के पहाड़ी और घने वन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। तो ये जो सबसे पहले विकसित प्रजाति है, ये सबसे बाहरी किनारों में बसी हुई पाई जाती है। इसके बाद दूसरी प्रजाति आई जिसका नाम है निग्रो। ये लंबे सिर वाली है। इनका सूचकांक 70 से 72 तक होता है। इनका लंबा सिर, पतला सिर, ऊनी घुंघराले बाल, काले रंग की त्वचा, गहरा काला काजल के समान रंग होता है, छोटा कद होता है, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ रहता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, पश्चिम में सूडान, गिनी तट, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपीय क्षेत्रों में, न्यू गिनी में यह प्रजाति पाई जाती है। फिर तीसरा प्रकार है ऑस्ट्रेलोइड। इसका जो शिरस्सी सूचकांक होता है वो 72 से 74 तक होता है। ये लंबे सिर वाले, ऊनी घुंघराले बाल वाले होते हैं।
त्वचा का रंग चमकदार कत्थई चॉकलेटी से लेकर जैतूनी रंग का होता है। इनका जबड़ा आगे बाहर की ओर निकला हुआ होता है। नाक मंझली चौड़ी होती है। यह प्रजाति पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर फैली हुई थी, लेकिन क्या हुआ, जब बाहरी जातियों का प्रवेश हुआ, जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए, तो उनके प्रवेश के कारण ये मरुस्थलीय क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों की ओर चले गए। वर्तमान में यह प्रजाति मध्य और दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशियाई भागों में पाए जाते हैं। अब चौथा जो प्रकार है वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय को हम मेडिटरेनियन भी कहते हैं। ये 74 से 77 तक के शीर्षीय सूचकांक वाले हैं। इनका सिर लंबा, नाक का आकार जो है वो अंडाकार, बाल घुंघराले, जबड़े थोड़े आगे की ओर निकले हुए, कद छोटा, त्वचा का रंग जैतूनी और आदि इसकी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। मुख्य रूप से भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीकी, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में इनके निवास क्षेत्र हैं। पांचवी प्रजाति नार्डिक, इनका सूचकांक 78 से 82 के बीच है। सिर मंझला होता है अर्थात मध्यम सिर वाली प्रजाति है। बाल लहरदार, चेहरा लगभग चपटा, नाक लंबी और चोंच के समान मुड़ी हुई होती है। त्वचा का रंग हल्का भूरा गुलाबी होता है। मुख्य रूप से यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रजाति का पूर्णतः अभाव है, अफ्रीका में ये नहीं पाए जाते। छठी है अल्पाइन, चौड़े सिर वाली है। सूचकांक 82 से 85 है। इसका उद्भव बाद में हुआ, इसलिए यह नवीन प्रजाति भी मानी जाती है। ये चौड़े और सीधे बालों वाली, लंबी पतली नाक वाली, श्वेत रंग, चेहरा सपाट होता है। यूरोप महाद्वीप के मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। त्वचा के रंग के आधार पर इसकी दो शाखाएं हैं। इसकी एक शाखा पूर्वी, जिसमें फिन्स और मगियार जैसे पीली त्वचा वाले लोग होते हैं, और पश्चिमी शाखा में स्विस, स्लाव, आर्मेनियन आदि उपजातियां हैं जिनका रंग गोरा होता है। अंत में है मंगोलियन प्रजाति, जो सबसे नवीनतम मानी जाती है। सूचकांक 85 से 90 के बीच होता है। सिर गोल, बाल सीधे चपटे, जबड़ा भीतर की ओर, चेहरा अवतल, नाक पतली और त्वचा का रंग पीला होता है। शुरुआत में ये केवल एशिया के केंद्रीय भागों में रहते थे, बाद में रेगिस्तानी किनारों तक इनका फैलाव हुआ। वर्तमान में एशिया के पूर्वी भाग में, चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रजातियों का यह वर्गीकरण उनके औसत शीर्षीय सूचकांक के आधार पर किया गया है और गुण रूप में उनके बाल और गौण रूप में, ये तो मुख्य हो गया शीर्षीय सूचकांक, गौण रूप में उनके बाल, त्वचा का रंग, कद आदि को भी शामिल किया गया है। तो ये तो था टेलर के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया उसका आधार और उसके अनुसार प्रमुख 7 प्रजातियां। अब हम बात करेंगे प्रवास कटिबंध सिद्धांत की, जो टेलर महोदय ने दिया है। ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। इन्होंने प्रजातियों के संबंध में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे कटिबंध स्तर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिपादन 1919 में हुआ। टेलर ने मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास के साथ प्रवास पर प्रकाश डाला। टेलर के अनुसार संपूर्ण मानव प्रजाति का उद्गम क्षेत्र मध्य एशिया में कैस्पियन और अराल सागर का समीपी क्षेत्र है। समिति नहीं, समीपी क्षेत्र है। ये जब मैं नोट्स डालूंगा उसमें इसको करेक्शन कर दूंगा। इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में मानव प्रजाति रहती थी और इसके बाद जो नवीन प्रजातियां विकसित हुई वे पूर्व विकसित प्रजातियों को बाहर की ओर धकेलती गई। इस प्रकार जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई वह निकली तो थी और उसके बाद में विकसित होने वाली प्रजातियों ने उसे परिधि की ओर हटा दिया। निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो प्रजाति को मध्य एशिया से बाहर की ओर हटाया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति विकसित हुई जिसने
पहली दोनों प्रजातियों को बाहर की ओर हटा दिया। इसी प्रकार से जैसे जैसे नवीन प्रजातियां विकसित होती गई, वे अपनी पूर्ववर्ती प्रजातियों को केंद्र से बाहर की ओर धकेलती गई। अतः जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ, वे सभी प्रजातियां प्रवास द्वारा महाद्वीपों के सबसे बाहरी कटिबंध में जाकर बस गई, और जो बाद में विकसित हुई वे क्रम से महाद्वीपों के आंतरिक भागों में बसी हुई पाई जाती। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व की सभी मानव प्रजातियां मध्य एशिया में ही विकसित हुई थीं। जो पहले विकसित हुई वे महाद्वीपों के बाहरी क्षेत्रों में किनारों पर, और जो प्रजातियां अंत में विकसित हुई वे आंतरिक जातीय कटिबंध स्तर में अर्थात आंतरिक भागों में निवास करती हैं। प्राचीन प्रजातियां उन भागों में रहती हैं जहां उनका उद्भव नहीं हुआ, बल्कि वह दूसरे प्रदेशों से स्थानांतरित होकर आई है। प्रजातियों के अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि इनका अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। जो सबसे पहले उत्पन्न हुए उनका प्रवास मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिम एशिया में, दूसरी प्रजाति का दक्षिण पूर्वी एशिया में, और तीसरी प्रजाति का उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरण हुआ। ये तो स्थानांतरण की बात हो गई। अब बताया गया इसमें कि 3 जो मुख्य आधार हैं वो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं: प्रवास की प्रक्रिया, ग्रंथिरस और कटिबंध स्तर की संकल्पना। प्रवास प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया में टेलर ने मध्य एशिया में सबसे पहले प्रजातियों की उत्पत्ति होना बताया, और उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रजातियां स्थानांतरित हुई। प्रजातियों का यह स्थानांतरण अलग अलग युगों में हुआ। जब एशिया में हिम युग की शुरुआत हुई तब एक प्रजाति बाहर की ओर गर्म क्षेत्र की ओर प्रवास कर गई, और इसके कई वर्षों बाद गर्म जलवायु आने पर कुछ वर्ग वापस लौट कर आए और शेष बाहरी क्षेत्रों में जाकर बस गए। जलवायु बदलने पर मध्य एशिया में दूसरी प्रजाति का विकास हुआ। इसके कई वर्षों बाद पुनः दूसरा हिमयुग आया, जिससे नवीन प्रजाति भी गर्म क्षेत्र की ओर प्रवास करने लगी, और इस प्रकार भिन्न भिन्न जलवायु युगों में इनका प्रवास और विकास होता गया। तो ये प्रवास की प्रक्रिया है। दूसरी बात है ग्रंथि रस सिद्धांत। मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन का जो कारण है जलवायु का परिवर्तन, और जलवायु बदलने पर मानव शरीर की कुछ ग्रंथियों से निकलने वाले रसों में भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आते हैं। और तीसरा है कटिबंध स्तर अवधारणा। जिस प्रकार मध्य एशिया से बाहर अधिक से अधिक प्राचीन प्रजातियां मिलती हैं, उसी प्रकार भूमि के निचले स्तरों में अधिक से अधिक प्राचीन प्रजातियों के अवशेष दबे हुए मिलते हैं। टेलर ये बताते हैं कि मध्य एशिया से बाहर की ओर प्रजातियों का विस्तार मिलता है। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर और अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। यही क्रम प्रजातियों के अवशेषों का पृथ्वी की आंतरिक भागों में भी पाया जाता है, अर्थात उनके अवशेष भी उसी तरीके से ये सिद्ध करते हैं कि वास्तव में जो पहले विकसित हुई थी, जिनका उद्भव पहले हुआ था, वो बाहरी किनारों पर जाकर बस गई। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर महोदय मानव प्रजातियों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण भी करते हैं, और साथ ही किस तरह से इनका प्रवास हुआ उस संबंध में प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या भी करते हैं। तो ये था हमारा प्रवास कटिबंध सिद्धांत। इसको अब हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।